हीरोज की दुनिया में मैजिक हीरोज महाद्वीप पर इस समय तलवारें चलाने वाले नायक मौजूद हैं। इस स्थान पर वर्तमान में एक बड़े पैमाने पर विशाल युद्ध हो रहा है, क्योंकि राक्षस रानी ने सभी जातियों के खिलाफ अपनी दमनकारी शक्ति के साथ एक सर्वांगीण युद्ध शुरू किया था। राक्षस रानी की सेना अपने हमलों में गर्म चाकू की तरह मक्खन काटने वाली थी और विभिन्न जातियों के साम्राज्य एक के बाद एक तेजी से तबाह हो गए। केवल मानव जाति ने अपने प्रतिरोध में दृढ़ता दिखाई, लेकिन अफसोस, मानवों के बीच आंतरिक कलह और विद्रोह के कारण उनका साम्राज्य और उनकी रक्षा प्रणाली ढह गई। मानवों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह वो इतिहास की सबसे शक्तिशाली राक्षस रानी एलिजाबेथ के रूप में प्रसिद्ध हुईं और इस दुनिया की एकमात्र शासक के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली। यह एक पूर्ण प्रभुत्व था। मानव साम्राज्य के विनाश के कगार पर एक पुरोहित अभी भी राक्षस रानी की सेना के खिलाफ संघर्ष और लड़ाई कर रहा था। पुरोहित ने चिल्लाकर एलिजाबेथ से कहा कि वो ये ना सोचे कि उसने केवल इतने से जीत हासिल कर ली है। भविष्य में वो निश्चित रूप से उनके नायक द्वारा पूरी तरह से पराजित होगी, जैसा कि किंवदंतियों में है। रानी के गार्ड ने पुरोहित के चेहरे पर लात मारी। वो पुरोहित मानव राजकुमार वाइज मॉलफॉय का शिक्षक पुरोहित बैरो था। वाइज मॉलफॉय ने पुरोहित बैरो से कहा कि वे चीजों को स्पष्ट करें, क्योंकि इस समय महारानी उनकी राय नहीं मांग रही हैं, बल्कि उन्हें आदेश दे रही हैं। पुरोहित बैरो ने चिल्लाकर कहा कि ये सब बकवास है और वाइज मॉलफॉय एक पितृहंता, दुश्मन का स्वागत करने वाला मानव जाति का गद्दार है। पुरोहित बैरो ने उसे भविष्यवाणी किए गए नायक की तरह पाला था, लेकिन ये व्यर्थ था। वाइज मॉलफॉय को पुरोहित बैरो की बकवास सुनकर गुस्सा आया। उसने पुरोहित बैरो से कहा कि अगर वो अपने बेकार पिता को इतना याद करता है तो वो उसे अपने पिता के पास भेज देगा। वाइज मॉलफॉय ने अपनी राक्षसी शक्ति को उजागर किया और अपने हाथ को राक्षस के हाथ में बदल दिया। लेकिन जैसे ही मालफॉय ने पुरोहित बैरो पर हमला करने की कोशिश की, उसके पीछे एक काली परछाई उभरी और उसे रोकने के लिए कहा। वाइज मॉलफॉय ने तुरंत अपना हमला रोक दिया और उस परछाई के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उस परछाई ने पुरोहित बैरो से पूछा कि जब उसने कहा कि वो मानव पक्ष का साथ देगा और भविष्य में राक्षस रानी की हार होगी, तो वो इसका क्या मतलब समझाए, वरना उसकी मृत्यु आसान नहीं होगी। पुरोहित बैरो ने सामने खड़ी वो शक्ति राक्षस रानी एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ ने पुरोहित बैरो को धमकी दी कि इस रानी के पास उसे मृत्यु से भी बदतर यातना देने के हजारों तरीके हैं। पुरोहित बैरो अपनी मृत्यु को एलिजाबेथ की आंखों में देखकर इतना डर गया कि उसने बताना शुरू कर दिया कि भविष्यवाणी के अनुसार जब भविष्यवाणी किया गया नायक पवित्र तलवार खींचेगा, उस दिन राक्षस जाति का शासन समाप्त हो जाएगा। पवित्र तलवार वो तलवार है जो मुख्य हॉल में पत्थर के मंच में गड़ी हुई है। सब कुछ बताने के बाद पुरोहित बैरो ने कहा कि वो कभी भी मानव जाति के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। डर के कारण पुरोहित बैरो का दिमाग खराब हो गया था। एलिजाबेथ ने उस पत्थर के मंच की ओर देखा जिसमें पवित्र तलवार अल्फा गड़ी हुई थी। किंवदंतियों में कहा जाता है कि जो नायक इस तलवार को खींचेगा, उसे इस रानी को चुनौती देने का अधिकार मिलेगा। जैसे ही एलिजाबेथ ने पवित्र तलवार पर अपना हाथ रखा, उसने सोचा कि ये दिलचस्प है। एलिजाबेथ ने कहा कि ये रानी उसके आगमन का इंतजार करेगी। तब से एलिजाबेथ उस नायक के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन एलिजाबेथ के शासन का पहला वर्ष प्रतीक्षा में बीत गया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां वर्ष भी प्रतीक्षा में ही समाप्त हो गया। अब ये एलिजाबेथ के शासन का 15वां वर्ष था। राक्षस रानी के पूर्ण शासन के तहत सभी पुरानी प्रथाएं और जातियों के बीच की असमानताएं समाप्त कर दी गईं। सभी लोग बिना विवाद के एक समान स्तर पर एक साथ रहने लगे। सभी शांति और सद्भाव में एक साथ रहने लगे और तेजी से विकास करने लगे। हीरोज महाद्वीप समृद्ध और फलने फूलने लगा। इसके अतिरिक्त इस दुर्लभ शांति के नष्ट होने के डर से एक हीरो विरोधी गठबंधन उभरा, जिसने भविष्यवाणी किए गए नायक के आगमन को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। राक्षस साम्राज्य के प्रारंभिक मानव साम्राज्य सभा कक्ष में राक्षस रानी एलिजाबेथ ने अपने अधीनस्थों से पूछा कि क्या उनके पास भविष्यवाणी किए गए नायक के बारे में कोई खबर है। एल्फ जाति के चांसलर फेयर ने एलिजाबेथ को बताया कि एल्फ जाति ने सभी पेड़ों के कीड़ों को खोज के लिए लगाया है, लेकिन उन्हें भविष्यवाणी किए गए नायक के बारे में एक भी जानकारी नहीं मिली। बौने जाति के चांसलर हाइमरडिंगर ने एलिजाबेथ को बताया कि बौने जानकारी एकत्र करने में बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हर हथियार की दुकान से संकलित जानकारी के अनुसार कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। मानव जाति के चांसलर अरस्तु ने कहा कि उनका मानना है कि भले ही भविष्यवाणी किया गया नायक प्रकट हो, उनका विरोध करना व्यर्थ होगा, इसलिए उन्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राक्षस जाति के चांसलर जिमजिम ने फुसफुसाते हुए अरस्तु से कहा कि महारानी को भविष्यवाणी किए गए नायक से डर नहीं है, बल्कि वो वास्तव में चाहती हैं कि वो आएं ताकि उस भविष्यवाणी का जवाब दिया जा सके। महारानी ने सभी प्रकार की प्राचीन जादू और युद्ध रणनीति की किताबें एकत्र की और उनका अध्ययन किया।
बीस्टमैन जाति के चांसलर मगल ने अरस्तु से कहा कि अगर महारानी चाहे तो वो एक पल में हीरोज महाद्वीप को नष्ट कर सकती हैं। ट्विया ने कहा कि यह सब उस मूर्ख बैरो की गलती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ बकवास है। महारानी के शासन में यह उनकी खुशकिस्मती है। वे भविष्यवाणी किए गए नायक को मरने दे सकते हैं। अचानक कोई चिल्लाता हुआ आया, नायक को अस्वीकार करो, नायक को अस्वीकार करो। हाइमरडिंगर ने कहा, बैरो का नाम लो और वो प्रकट हो जाएगा। पहले वो मानव जाति का उच्च पुरोहित था, अब राक्षस रानी प्रशंसक क्लब का अध्यक्ष और नायक विरोधी संघ का अध्यक्ष बैरो स्मिथ था। वो चिल्ला रहा था, महारानी के शासन का समर्थन करो, नायक के आगमन को अस्वीकार करो। राक्षस रानी एलिजाबेथ इतनी गुस्से में थी कि उसने एक उंगली के इशारे से पुरोहित बैरो को गले से पकड़ लिया। उसने बैरो से कहा कि वो इस रानी को समझाए कि भविष्यवाणी किया गया नायक कहाँ है। बैरो इतना डर गया था कि उसने कहा कि वास्तव में भविष्यवाणी जरूरी नहीं कि सटीक हो, खासकर जब लक्ष्य भविष्यवाणी की अपेक्षाओं से अधिक हो, जैसे कि महारानी। वाइज माल्फॉय ने राक्षस रानी का अभिवादन किया और कहा कि पुरोहित बैरो सही है। उस मूर्ख भविष्यवाणी को महारानी पर लागू करना बहुत बड़ा अपराध है। यह बहुत बड़ा अपमान है और महारानी को जरा भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। इस अधिकारी को हाल ही में नई जानकारी मिली है। एलिजाबेथ ने अपनी पूंछ से माल्फॉय को मारा और ठंडी आवाज में कहा कि वो चला जाए। माल्फॉय डर गया और उसने कहा कि वो समझ गया। एलिजाबेथ ने पुरोहित बैरो को फेंका और चिल्लाई कि उसके अधीनस्थ कचरे का ढेर है। एलिजाबेथ ने कहा कि वो दुनिया के शिखर पर पहुंच चुकी है, दुनिया की शक्ति को थामे हुए। वो उस पौराणिक नायक की चुनौती का इंतजार कर रही थी ताकि वो उसकी प्रसिद्धि का आधार बने। उसने हीरोज महाद्वीप की सभी प्राचीन जादू की किताबों का अध्ययन किया और अनगिनत कठिनाइयों के बाद उसने प्रलय जादू बनाया, नायक की चुनौती का इंतजार करने के लिए। लेकिन नायक कहीं नजर नहीं आता। वो कहाँ है? वो पवित्र तलवार की ओर देख रही थी और गुस्से में थी। फिर उसने अपना हाथ पवित्र तलवार पर रखा और कहा कि अगर नायक उसके पास नहीं आ रहा तो वो खुद जाएगी। एलिजाबेथ ने पवित्र तलवार को पकड़ा और उसे निकालने की कोशिश की। एलिजाबेथ के आसपास एक विशाल आभा का झटका लहराया। पवित्र तलवार को निकालना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया और तलवार पर केंद्रित किया। सभी चांसलर एलिजाबेथ की शक्ति को देखकर डर गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि राक्षस रानी वास्तव में नायक की तलवार निकालने जा रही है। अचानक रानी के महल की छत से एक विशाल ऊर्जा प्रकाश किरण निकली और राक्षस रानी एलिजाबेथ ने सफलतापूर्वक पवित्र तलवार निकाल ली। एलिजाबेथ ने पवित्र तलवार को देखा और सोचा कि किसने कहा था कि केवल पौराणिक नायक ही इसे निकाल सकता है, वो भी ऐसा कर सकती है। जब एलिजाबेथ पवित्र तलवार को पकड़े हुए थी, उसे एक दूरस्थ पर्वत श्रृंखला का दर्शन हुआ और एक पर्वत के शिखर पर एक घर था। उसने सोचा कि पौराणिक नायक वहां छिपा हुआ है। एलिजाबेथ ने अपना हाथ उठाया और लाइस जादू का उपयोग किया, जिससे एक जादू का चक्र प्रकट हुआ। लेकिन जब वाइज माल्फॉय ने देखा कि एलिजाबेथ टेलीपोर्ट करने जा रही है, वह उसकी ओर दौड़ा और विनती करने लगा कि कृपया उसे अपने साथ सेवा करने की अनुमति दें। लेकिन वो बहुत धीमा था और एलिजाबेथ टेलीपोर्ट कर गई। वो केवल उसका एक बाल पकड़ सका। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसकी मालकिन उसे छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ न्यूबी विलेज में पौराणिक नायक खेती के कपड़े पहने हुए था और हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए था। उसने कहा कि खेती करना बहुत शांतिपूर्ण है। उसका नाम लैंग था। असल में वह एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था जिसकी जिंदगी नीरस थी। उसे गेम खेलना या एनिमे देखना पसंद नहीं था। उसका एकमात्र आनंद काम पर जाते समय अपने पसंदीदा शॉर्ट वीडियो देखना था। एक बार जब वो वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि वो कितना ईर्ष्या करता है, काश वो भी ऐसी जिंदगी जी पाता। और अगले ही पल वो इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया। पहले तो वो बहुत उलझन में था, लेकिन न्यूबी सिस्टम के मार्गदर्शन में उसने धीरे धीरे यहाँ के बुनियादी जिंदा रहने के कौशल सीख लिए। उसे इस नई दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यह वही शांतिपूर्ण ग्रामीण जीवन नहीं था जो वो चाहता था? उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ हो गया था। लेकिन एक दिन जब वो काम कर रहा था, न्यूबी सिस्टम ने उसे बताया कि न्यूबी प्रशिक्षण की अवधि के बाद लैंग ने न्यूबी विलेज छोड़ने की सभी शर्तें पूरी कर ली हैं। सिस्टम ने उसे साहसिक यात्रा शुरू करने के लिए कहा। लैंग ने सिस्टम से पूछा कि क्या आप सब ठीक नहीं है, तो फिर विलेज क्यों छोड़ना? सिस्टम ने लैंग को बताया कि न्यूबी विलेज छोड़ने के बाद वो इस दुनिया के अन्य लोगों से मिलेगा, उनसे तलवारबाजी और जादू के कौशल सीखेगा, पौराणिक नायक बनेगा और राक्षस राजा को हराएगा। लेकिन सिस्टम हैरान रह गया जब लैंग ने कहा कि वो किसी राक्षस राजा को मारना नहीं चाहता,
क्या वो यहीं रह सकता है? सिस्टम ने कहा कि बिल्कुल नहीं, राक्षस राजा को मारना खिलाड़ी का मिशन है। सिस्टम बार बार संदेश भेजता रहा, लैंग से साहसिक यात्रा शुरू करने की विनती करता रहा, लेकिन सिस्टम के पास लैंग को मजबूर करने का कोई तरीका नहीं था। लैंग ने कहा कि राक्षस राजा से क्या मतलब, वो तो बस यहीं हमेशा के लिए रहना चाहता है। म्यूबी विलेज में एक खास समय अवरोधक था जो इसे पूरी तरह सुरक्षित रखता था। इस अवरोधक के अंदर एक दिन में 24 घंटे से कहीं ज्यादा समय का अनुभव होता था, जिससे लैंग को अपनी पसंद की चीजें करने के लिए ज्यादा समय मिलता था। लैंग खेती करता और लेवल अप करता, वो शिकार करता और लेवल अप करता, वो लोहार का काम करता और लेवल अप करता। उसे तलवारबाजी या जादू के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन साहसिक यात्रा पर ना जाने वाले के लिए ये जरूरी भी नहीं था। न्यूबी कार्यों से अंक जमा करके उसने अपनी आदर्श ग्रामीण घर को शुरू से बनाया। लेकिन एक दिन न्यूबी सिस्टम लैंग पर बहुत गुस्सा हो गया। सिस्टम ने चिल्लाकर कहा कि वो इतना हद से ज्यादा कैसे हो सकता है। इस तलवार और जादू की दुनिया में वो हर दिन बस खेती करता है, खेती और खेती। सिस्टम की सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। ये कैसा पौराणिक नायक है। लैंग बस न्यूबी अंकों के साथ खेलता है और उन्हें रखरखाव के औजारों के लिए बदलता है। वो तलवारबाजी या जादू सीखना ही नहीं चाहता। सिस्टम की साहसिक सहायता सुविधाएं बेकार हो गई थीं। सिस्टम ने गुस्से में कहा कि वो चाहता है कि लैंग जल्दी राक्षस राजा के हाथों मरे, और फिर सिस्टम क्रैश हो गया और गायब हो गया। अब लैंग पूरी तरह आजाद था और खेती करके जीवित रह रहा था। एक दिन जब उसने देखा कि लकड़ी कम हो रही है, उसने सोचा कि पहले कुछ तैयार कर लेना चाहिए। लेकिन वो सुबह लकड़ी काटने गया तो अपनी कुल्हाड़ी जंगल में भूल आया। अचानक लैंग ने देखा कि काले बादल बन रहे हैं और बिजली चमक रही है। उसने कहा कि इस समय बारिश होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये बारिश के बादल नहीं, बल्कि वो जादू का चक्र था जिसे एलिजाबेथ ने टेलीपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था। एलिजाबेथ ने कहा कि आखिरकार उसे पौराणिक नायक मिल गया। लेकिन लैंग ने उसे नजरअंदाज किया और घर की ओर दौड़ा, चिल्लाते हुए कि भारी बारिश होने वाली है और उसके सारे कपड़े और सूखी मछलियां भीग जाएंगी। एलिजाबेथ अवाक रह गई। लैंग ने कहा कि सौभाग्य से वो समय पर पहुंच गया, वरना उसकी सूखी मछलियां और सॉसेज खराब हो जाते। वैंग काई, उसका इलेक्ट्रॉनिक पालतू कुत्ता जो उसका साथी था, लैंग की ओर दौड़ा और उसके आसपास खेलने लगा। लेकिन लैंग ने वैंग काई को रोका और कहा कि बारिश होने वाली है, जल्दी घर के अंदर चलो। अचानक लैंग ने एक आवाज सुनी। उसने आसमान की ओर देखा तो कुछ उड़ता हुआ दिखा। उसने वैंग काई से पूछा कि आसमान में वो क्या है। एलिजाबेथ ने लैंग से कहा कि वो कितना मूर्ख है, उसे कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई। लैंग ने माफी मांगी और कहा कि उसने पहले स्पष्ट नहीं देखा था। लैंग सोच रहा था कि अचानक कोई यहाँ कैसे आ गया। क्या न्यूबी विलेज पूरी तरह सुरक्षित नहीं था? एलिजाबेथ ने पहले ये जांचने का फैसला किया कि लैंग वास्तव में नायक है या नहीं। उसने पवित्र तलवार लैंग की ओर फेंकी। लैंग ने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लैंग डर गया और उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। एलिजाबेथ हैरान रह गई जब उसने देखा कि पवित्र तलवार लैंग को नहीं लगी, बल्कि घूमकर उसके हाथ में चली गई। लैंग ने अनजाने में तलवार को पकड़ लिया और उसे पौराणिक नायक की तरह हिलाया। लेकिन लैंग फिर से सामान्य हो गया और उलझन में था कि अचानक कुछ उसके हाथ में आ गया। एलिजाबेथ भी लैंग को देखकर हैरान थी। पवित्र तलवार अल्फा की पहचान गलत नहीं हो सकती, लेकिन लैंग की जादू महसूस करने की शक्ति इतनी कम थी कि साधारण सैनिक भी उससे बेहतर थे। उसने सोचा क्या लैंग अपनी असली शक्ति छिपा रहा है। एलिजाबेथ बहुत गुस्सा हो गई। उसने एक जादू का चक्र बनाया और चिल्लाई कि वो एलिजाबेथ है, इतिहास की सबसे ताकतवर डीमन क्वीन, और आज वो लेजेंडरी हीरो लैंग को पूरी तरह खत्म कर देगी। लैंग बहुत डर गया जब उसने सुना कि वो डीमन क्वीन है। वो सोच रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई, जबकि उसने इस जगह को छोड़ा ही नहीं। वैंग काई, उसका इलेक्ट्रॉनिक कुत्ता, एलिजाबेथ पर भौंक रहा था। लैंग ने वैंग काई को चुप रहने और उसे उकसाने से मना किया। लैंग ने देखा कि एलिजाबेथ ने अपने एबिस जादू का इस्तेमाल किया और आसमान में कई जादू के चक्र दिखाई दिए। उसने एक्सटिंक्शन जादू का उपयोग किया और कई विशाल पत्थरों को लैंग पर फेंकने के लिए बुलाया। लैंग अब समझ गया, जैसा कि न्यूबी सिस्टम ने कहा था कि हीरो और डीमन क्वीन का मिलना तय है, भले ही उसने न्यूबी विलेज कभी न छोड़ा हो। लैंग ने मुड़कर पवित्र तलवार फेंक दी और कहने को कुछ नहीं था। वो अपने घर की ओर चलने लगा, लेकिन डर से उसके पैर कांप रहे थे। वो सोच रहा था कि अब तक वो एक नौसिखिया था, लेकिन फाइनल बॉस उसके दरवाजे पर आ गया, तो अब अपनी किस्मत मानने के अलावा वो और क्या कर सकता है। लैंग ने अपने घर का दरवाजा पकड़ा और पीछे मुड़कर देखा, सोचते हुए कि शायद उसे संतुष्ट होना चाहिए। उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने यहाँ बहुत खुशी के पल बिताए थे। लैंग घर के अंदर चला गया, ये सोचते हुए कि आखिर में वो इस घर के साथ शून्य पर लौट जाएगा। उसने दरवाजा बंद कर लिया, मानो उसने अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली हो। लेकिन एलिजाबेथ को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे लगा कि लैंग ने उसकी ओर मुस्कुराकर उसे चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो आ। एलिजाबेथ ने चिल्लाकर कहा कि यह अविश्वसनीय है, लैंग एक घमंडी इंसान है। उसने उन विशाल चट्टानों को लैंग के घर पर फेंक दिया। जब वांग काई ने उन चट्टानों को देखा, उसके दिमाग में कुछ कमांड चलने लगे। जैसे ही चट्टानें घर से टकराने वाली थीं, वांग काई की गणना पूरी हो गई।
उसके पेट से मिसाइल लॉन्चर और कई हथियार निकल आए। वांग काई एक युद्ध रोबोट में बदल गया और उसने अपनी मिसाइलों से सारी चट्टानों को नष्ट कर दिया। चट्टानों को नष्ट करने के बाद वांग काई फिर से एलिजाबेथ पर भौंकने लगा। एलिजाबेथ ने कहा कि जैसा उसने उम्मीद की थी, लेजेंडरी हीरो इतना घमंडी है क्योंकि उसके पास एक उन्नत जादुई उपकरण है। उसने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और कहा कि उसके सामने सब कुछ कमजोर है। आसमान में ऐसा लग रहा था जैसे बादल गिरने वाले हैं, लेकिन ये एलिजाबेथ का अपोकलिप्टिक जादू था। उसने कहा कि उसे हीरो की जांच करने में अब कोई रुचि नहीं है, तो अब इसे खत्म करते हैं। इस बार उसने अर्थ रिकास्टिंग जादू का उपयोग किया और एक बहुत बड़ा ऊर्जा का गोला आसमान से न्यूबी विलेज की ओर गिरने लगा। फिर से वांग काई ने हमले की शक्ति की गणना शुरू की। जब उसकी गणना पूरी हुई, वांग काई का मुंह खुला और एक काला ऊर्जा गोला बनने लगा। जब उसमें पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठा हो गई तो वांग काई ने उसे एलिजाबेथ पर फेंका। एलिजाबेथ ने आसानी से उस काले ऊर्जा गोले को चकमा दे दिया और कहा कि यह बेकार है। वो काला गोला एलिजाबेथ के बड़े ऊर्जा गोले से टकराया और गायब हो गया। एलिजाबेथ हंसी और हीरो से कहा कि वो इस ढमीन के साथ चुपचाप गायब हो जाए, लेकिन उसे हैरानी हुई जब वांग काई का काला ऊर्जा गोला एक क्वांटम मैकेनिकल ब्लैक होल बन गया, जिसने एलिजाबेथ के बड़े ऊर्जा गोले को सोख लिया और गायब कर दिया। एलिजाबेथ हैरान रह गई कि उसका अपोकलिप्टिक जादू टूट गया। वो डर गई, ये सोचकर कि लैंग ने घर के अंदर क्या किया कि उसका जादू टूट गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि लैंग बस अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, मृत्यु के लिए पूरी तरह तैयार। एलिजाबेथ जमीन पर उतरी और वांग काई को देखने लगी। वांग काई गुस्से में उस पर भौंक रहा था। एलिजाबेथ पागलों की तरह हंसने लगी, फिर उसकी आंखें काली हो गईं। उसने कहा कि आखिरकार उसने लेजेंडरी हीरो को कम आंका, लेकिन उसकी बाहें लंबी होने लगीं, उसके पंख फैल गए और वो और डरावनी हो गई। उसने हीरो से कहा कि वो ज्यादा घमंड ना करे क्योंकि अब तक उसने केवल अपनी 30% शक्ति का उपयोग किया है। एलिजाबेथ ने अपनी शक्ति बढ़ाई और डीमन गॉड मोड में चली गई। उसने चिल्लाकर कहा कि वो इस ढीठ बदमाश को असली डर दिखाएगी। एलिजाबेथ पूरी ताकत के साथ वांग काई की ओर उड़ी और वांग काई भी अपने युद्ध रोबोट मोड में जाकर उससे लड़ने लगा। जब दोनों आपस में टकराए तो एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ। 1 घंटे बाद लैंग मृत्यु की प्रतीक्षा करते करते सो गया। जब उसकी नींद टूटी, वो जागा और सोचने लगा कि क्या वो मर चुका है। लेकिन जब उसने आगे देखा तो उसे अपने घर की वही चीजें दिखीं। वो हैरान था कि क्या वो अभी भी घर पर है। बाहर बहुत शांति थी। लैंग ने कांपते हाथों से दरवाजे का ताला पकड़ा। वो डर रहा था कि डीमन क्वीन बाहर उसका इंतजार तो नहीं कर रही जैसे कोई पागल। लैंग ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर देखा। चारों ओर धुआं था। उसमें उसे एलिजाबेथ दिखी जो डीमन गॉड मोड में थी और वांग काई को नष्ट कर चुकी थी। उसने अपने बड़े नाखूनों से वांग काई की सामने की स्क्रीन तोड़ दी थी। जब एलिजाबेथ ने लैंग को देखा, उसने वांग काई का शरीर फेंक दिया। एलिजाबेथ की आंखें मारने की मंशा से भरी हुई थीं। एलिजाबेथ ने लैंग से कहा कि उसे सचमुच खेद है कि उसने उस जादुई उपकरण को पूरी तरह नष्ट कर दिया जिस पर लैंग को बहुत घमंड था। जैसे ही वो लैंग की ओर बढ़ रही थी, लैंग बहुत डर गया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, क्या वे बैठकर बात नहीं कर सकते? एलिजाबेथ ने कहा कि हाँ, वे बात कर सकते हैं, लेकिन लैंग को मारने के बाद। लेकिन अचानक एलिजाबेथ का सिर हिलने लगा। उसने सोचा कि ये अविश्वसनीय है, मुझे अपनी सीमा तक धकेलना, क्या यही मेरे भविष्यवाणी वाला अंत है? और आखिर में एलिजाबेथ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लैंग हैरान रह गया जब उसने उसे गिरते देखा। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और पूछा कि क्या वो ठीक है। एलिजाबेथ का डीमन गॉड रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। उसका कवच और कपड़े गायब होने लगे। लैंग ये देखकर बहुत हैरान हुआ और पूछा कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एलिजाबेथ के सारे कपड़े गायब हो गए। लैंग को उसका नंगा शरीर देखकर नाक से खून बहने लगा। कुछ समय बाद रात को एलिजाबेथ बिस्तर पर सो रही थी। उसके हाथों में हथकड़ियां थीं, लेकिन अब वो कपड़े पहने हुए थी। अचानक वो जाग गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो डीमन क्वीन को इतनी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। लेजेंडरी हीरो ने उसे मारने का मौका ना लेकर उसे कैद कर लिया। क्या उसने अपनी ताकत दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा किया? एलिजाबेथ ने अपने गहरे जादू, अबिस मैजिक तो अपनी हथेली में इकट्ठा किया ताकि हथकड़ियां तोड़ सके, लेकिन उसका जादू काम नहीं किया। उसने सोचा कि ये हथकड़ियां भी कोई लेजेंडरी वस्तु हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखी। एलिजाबेथ गुस्से में थी, ये सोचकर कि लेजेंडरी हीरो ने कितनी ताकत छिपा रखी है। उसने कमरे में चारों ओर देखा और अपने आसपास का विश्लेषण किया। उसने सोचा कि ये अजीब चीजें निश्चित रूप से साधारण नहीं है। ये लेजेंडरी हीरो उसकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक है। उसने उसे बहुत कम आंका। अचानक लैंग कमरे में आया। वो एलिजाबेथ को जागते देखकर हैरान हुआ। एलिजाबेथ ने लैंग से कहा कि अगर वो उसे मारना चाहता है तो ये ना सोचे कि वो दया की भीख मांगेगी। लेकिन लैंग ने उसकी बात सुनी ही नहीं। वो सोच रहा था कि डीमन क्वीन वाकई डरावनी है, लेकिन ये उसका जिंदा रहने का एकमात्र मौका है। उसे इसे पकड़ना होगा। उसने पूछा कि क्या वे बात कर सकते हैं। जब लैंग खाना रख रहा था, उसने देखा कि एलिजाबेथ हथकड़ियों से जूझ रही थी। लैंग ने कहा कि उसने ये हथकड़ियां सिर्फ सावधानी के लिए डाली थीं, क्योंकि वो जानता है कि एलिजाबेथ कितनी डरावनी है। एलिजाबेथ उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लैंग क्या कह रहा है। लैंग को लगा कि उनके बीच कोई गलतफहमी है।
उसने कहा कि वो अब हथकड़ियां खोल देगा, फिर वे बात कर सकते हैं। लेकिन एलिजाबेथ ने समझा कि लैंग उसका मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि शुरू से ही उसकी गलतफहमी थी। उसने सोचा कि वो लेजेंडरी हीरो को चुनौती देने के लिए काफ़ी ताकतवर है, लेकिन वो पूरी तरह गलत थी। अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे लैंग की मांगें पूरी करनी होंगी। एलिजाबेथ गुस्से में थी, ये सोचकर कि लैंग उसे धमकी दे रहा है। लैंग ने उसकी हथकड़ियां खोल दी। उसने कहा कि उसने हथकड़ियां खोलकर यह साबित कर दिया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, तो जैसा वादा किया अब वे बात करें। एलिजाबेथ ने पीछे मुड़कर सोचा कि अभी की स्थिति उसके लिए बहुत खराब है। ताकतवर लोग जानते हैं कि कब झुकना है और कब खड़ा होना है। वो अभी लेजेंडरी हीरो को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन बाद में उसे उसके घमंड का पछतावा होगा। जब एलिजाबेथ ये सब सोच रही थी, लैंग बहुत डर गया था, क्योंकि उसने उसे आज़ाद कर दिया था। उसने एलिजाबेथ से कहा कि वो अभी आराम कर ले। सभी को उत्सुकता थी कि लैंग ने डीमन क्वीन को बेहोश होने पर क्यों नहीं मारा। इस तलवार और जादू की दुनिया में लैंग को लगा कि यह बिल्कुल सामान्य है कि डीमन क्वीन के पास पुनर्जनन की शक्ति हो। मुर्गियां और मछलियां मारकर सूप बनाना एक बात है, लेकिन लैंग कभी किसी इंसान को नहीं मार सकता। हालांकि लेजेंडरी हीरो और डीमन क्वीन के बीच के झगड़े को हल करने के लिए मारना और लड़ना जरूरी नहीं है। लैंग ने सोचा कि अगर वो दिखा दे कि वो उसके लिए कोई खतरा नहीं है और उसका दोस्त बन जाए, तो वो खुशी से जीवित रह सकता है। लैंग अपनी इस शानदार योजना के बारे में सोचकर हंसने लगा, लेकिन एलिजाबेथ और गुस्सा हो गई। उसे लगा कि लैंग उसका मजाक उड़ा रहा है। लैंग ने बाहर से वांग काई को उठाया, लेकिन उसे दुख हुआ कि वांग काई पूरी तरह बर्बाद हो गया था। एलिजाबेथ ने लैंग से पूछा कि क्या ये उसका सबसे ताकतवर जादुई उपकरण है। लैंग ने सोचा, ये कैसा जादुई उपकरण है? ये तो बस एक छोटी सी चीज थी जो उसने यहाँ बोरियत में बनाई थी। लेकिन उसे समझाने में आलस आया, तो उसने कहा कि वो ऐसा कह सकती है। उसने बताया कि वांग काई को उसने हाल ही में बनाया था। ये सुनकर एलिजाबेथ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि इस बार लैंग लापरवाह हो गया। हथकड़ियां खोलने के बाद उसने चुपके से अपने गहरे अनंत जादू अबिस इन्फिनिट मैजिक का इस्तेमाल करके जल्दी ठीक हो लिया, और लेजेंडरी हीरो अपने सबसे ताकतवर जादुई उपकरण को खोकर जैसे अपनी दाहिनी बांह खो चुका है। उसे लगा कि ताकत का संतुलन अब उसकी ओर झुक गया है। वो बिस्तर पर खड़ी हो गई, मारने की मंशा से भरी हुई। उसने लैंग से कहा कि उसे उसके सामान तोड़ने के लिए माफी मांगती है। लैंग ने कहा कि कोई बात नहीं, मेमोरी कार्ड अभी भी सुरक्षित है। उसने वांग काई के सर से मेमोरी कार्ड निकाला। एलिजाबेथ विनाशकारी जादू लैंग पर यूज करने के लिए तैयार थी। उसने सोचा कि लेजेंडरी हीरो को खत्म करने का सबसे अच्छा समय है, लेकिन ठीक पहले लैंग ने अलमारी खोली जिसमें ढेर सारे वांग काई के शरीर थे। उसने एलिजाबेथ से कहा कि चूंकि शरीर ठीक नहीं हो सकता, तो उसने यहाँ बहुत सारी तैयारी कर रखी थी। एलिजाबेथ इतने सारे वांग काई को देखकर हैरान हो गई। लैंग ने एक वांग काई चुना और उसमें मेमोरी कार्ड डाल दिया। नया वांग काई अपनी आंखें खोलकर फिर से इधर उधर घूमने लगा। लैंग ने एलिजाबेथ से कहा कि एक साथी के साथ मजा आता है, लेकिन कभी कभी ये शरारती हो जाता है, तो इसलिए वो आमतौर पर घर में केवल एक को चालू रखता है। अब लैंग और वांग काई एलिजाबेथ को किसी शैतान जैसे लग रहे थे। एलिजाबेथ बहुत डर गई और बिस्तर पर गिर पड़ी, कहते हुए कि यह संभव नहीं है। अचानक एलिजाबेथ को कुछ महकने की गंध आई। उसने लैंग से पूछा कि यह किस गंध है। लैंग ने बताया कि यह पूजा की सूप की गंध। जब उसने उसे बेहोश देखा, तो उसने उसे तरोताजा करने के लिए कुछ खाना बनाया था। यह साधारण मांस का दलिया और साधारण पकौड़ियां थी। एलिजाबेथ ने कहा कि केवल कमजोर लोग ही खाना खाते हैं। वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुकी है जहां उसे इन चीजों की जरूरत नहीं। लेकिन तभी उसके पेट से आवाज आने लगी। एलिजाबेथ शर्मिंदा हो गई। लैंग खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि स्वादिष्ट खाने से झगड़े को हल करना जरूर काम करेगा। उसने एलिजाबेथ से कहा कि यह सब उसने खुद उगाई सब्जियों और अनाज से बनाया है, ये पूरी तरह प्राकृतिक है। उसने एलिजाबेथ से एक पकौड़ी आजमाने को कहा। एलिजाबेथ ने हिचकिचाते हुए एक पकौड़ी उठाई और एक काट लिया। उसने कुछ नहीं कहा। लैंग घबराया हुआ एलिजाबेथ को देख रहा था। उसे अपनी खाना बनाने की कला पर भरोसा था, लेकिन क्या डीमन क्वीन जैसी बड़ी हस्ती न्यूबी विलेज की इन साधारण चीजों को पसंद करेगी? एलिजाबेथ ने एक एक करके सारी पकौड़ियां खा ली। उसने कहा कि हर काटने पर मांस का रस उसके मुंह में आतिशबाजी की तरह फटता था। स्वाद इतना प्राकृतिक और सादा था, और उसमें जादुई ऊर्जा की उच्च मात्रा थी। एलिजाबेथ बहुत खुश थी। उसे पहले ही नहीं पता था कि इस दुनिया में इतना स्वादिष्ट खाना हो सकता है। वो आखिरी काट को निगलने को तैयार नहीं थी। जब उसने उसे निगला, तो वो हैरान रह गई। उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। मसालों का ज्वालामुखी उसके मुंह में फट पड़ा। एलिजाबेथ खुद को काबू में नहीं रख पाई। उसे इस तरह की कमजोरी दिखाने में शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने लैंग से कहा कि यह बहुत तीखा है, और उसका शरीर कांप रहा था। उसने पूछा कि लैंग ने खाने में क्या डाला है। लैंग डर गया, क्योंकि उसने अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ी सी मिर्च डाली थी। उसने पूछा कि क्या डीमन क्वीन तीखा खाना नहीं झेल सकती। एलिजाबेथ ने लैंग को देखा और सोचा कि जैसा उसने सोचा, लेजेंडरी हीरो के कोई अच्छे इरादे नहीं हैं। इस दुष्ट हीरो ने उसे कैद किया ताकि उस पर प्रयोग कर सके। उसी पर लैंग को कुछ याद आया। उसने एलिजाबेथ से कहा कि वो सेंचुरी अंडा और लीन पोक दलिया यानी पॉरेज आजमाए। ये गर्मी कम करता है।
एलिजाबेथ ने सोचा कि ये हीरो बहुत चालाक है। एक तरफ जहर दे रहा है, दूसरी तरफ उसका इलाज। वो उसे अपनी हथेली में खेल रहा है। उसे लगा कि इस अजीब एहसास से बचने का कोई रास्ता नहीं। एलिजाबेथ ने चम्मच उठाया और दलिया का एक काट लिया। जैसे ही उसने मुंह में डाला, उसका दिमाग स्वर्ग में पहुंच गया। उसे बहुत शांति महसूस हुई। विश्व प्रभुत्व की खोज, डीमन क्वीन और लेजेंडरी हीरो के बीच की लड़ाई, ये सारी परेशानियां अब उसे परेशान नहीं कर रही थी। सब कुछ छोड़कर बेफिक्री जिंदगी जीने में उसे मजा आ रहा था। लेकिन इस वजह से उसे यह एहसास हुआ कि वो कितनी छोटी है। उसी समय एलिजाबेथ ने एक नई ताकत हासिल की। अब वो 3 सितारा डीमन क्वीन बन गई थी। उसे हैरानी हुई कि खाना खाने से वो एक नई दुनिया में पहुंच गई। 2 तीव्र उत्तेजनाओं के प्रभाव से उसकी ताकत फिर से बढ़ गई। एलिजाबेथ ने लैंग से कहा कि वो ढोंग न करे और बताए कि वो क्या चाहता है। लैंग थोड़ा डरते हुए मुस्कुराया और कहा कि वो बस ये जानना चाहता है कि डीमन क्वीन और लेजेंडरी हीरो एक साथ कैसे रह सकते हैं। एलिजाबेथ घबरा गई। उसे लगा कि लैंग कह रहा है कि इस दुनिया में केवल वो ही उसके प्रयोग के लिए उपयुक्त है। वो चाहता है कि वो उसकी मदद से और ताकतवर बने, फिर उसे हरा दे। लैंग ने पूछा कि क्या ये ठीक है, वो स्वादिष्ट खाना बनाता रहेगा। एलिजाबेथ और गुस्सा हो गई। उसे लगा कि उसे मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। वो डीमन क्वीन है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसे लगा कि लैंग कह रहा है कि अगर वो और ताकतवर बनना चाहती है तो वो उसकी मदद करेगा, और वो ये भी देखना चाहता है कि क्या वो उसे हरा सकती है। लेकिन एलिजाबेथ ने खुद को काबू में किया और कहा, कोई बात नहीं, भूल जाओ। लैंग घबरा गया। उसे लगा कि वो उसका प्रस्ताव भूलने को कह रही है। क्या वो अभी उसे मारना चाहती है? एलिजाबेथ बिस्तर पर खड़ी हो गई और लैंग से कहा कि वो उसकी बात सुने। उसने कहा कि वो उसकी शर्तें मान सकती है, लेकिन उसे ये जानना चाहिए कि वो ऐसा डर से नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत हासिल करने के लिए कर रही है। लैंग उलझ में पड़ गया। उसने सुना कि वो उससे डरती है। वो डीमन क्वीन है, उसके पास सारी ताकत है, वो जो चाहे कर सकती है। एलिजाबेथ हंसी और लैंग से कहा कि वो ये ना सोचे कि वो यहां रहकर सिर झुकाएगी। उसकी गरिमा, जो डीमन क्वीन की है, कभी भंग नहीं होनी चाहिए, वरना चाहे उसे सब कुछ कुर्बान करना पड़े, वो लेजेंडरी हीरो को नष्ट कर देगी। लैंग उसे देखकर बहुत डर गया। उसने कहा कि वो समझ गया और बोला कि वे एक साथ रहने की कोशिश करें। समय तेजी से बीता और न्यूबी विलेज में 1 साल गुजर गया। अब संरक्षित तलवार को लकड़ी काटने के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। घर के आसपास का माहौल शांत था, लेकिन लैंग का दिमाग अब शांत नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि चीजें बहुत उलझन भरी हो गई थीं। जब से डीमन क्वीन एलिजाबेथ ने जबरदस्ती न्यूबी विलेज की सुरक्षा दीवार तोड़ दी, यहां का समय धीरे धीरे बाहरी दुनिया के साथ मिल गया। समय का मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन असली मुसीबत यह थी कि सुरक्षा दीवार के बिना न्यूबी विलेज की छिपने की क्षमता खत्म हो गई थी और यह पूरी तरह प्रकट हो गया था। जंगल में पूरी तरह खुला पड़ा था। आसपास दिखने वाले राक्षस साधारण नहीं थे। बड़े ड्रैगन, आग का फीनिक्स और कई और राक्षस इधर उधर घूम रहे थे। लैंग जानता था कि वो इनमें से किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकता। उसके पास पवित्र तलवार थी, लेकिन वो उसे सिर्फ लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन डीमन क्वीन की मौजूदगी की वजह से राक्षस पास नहीं आते थे। लैंग ने सोचा कि क्या इसका मतलब यह है कि अगर डीमन क्वीन चली गई तो वो मर जाएगा। अचानक घर के अंदर से एलिजाबेथ की आवाज आई, दोपहर का खाना तैयार क्यों नहीं है? लैंग उसकी आवाज सुनकर घबरा गया। हर बार वो जवाब देता, आ रहा हूं। अब लैंग को पता था कि अगर उसे इस दुनिया में जीवित रहना है तो उसे एलिजाबेथ की सुरक्षा चाहिए। डीमन क्वीन टीवी पर मानव दुनिया का ड्रामा देख रही थी। वो दिन भर ड्रामा देखती और आरामदायक सोफे पर लेटकर आलू के चिप्स खाती। पतली और आकर्षक एलिजाबेथ अब मोटी ड्रामा की दीवानी बन गई थी। उसने शिकायत की कि वो लैंग की रिकॉर्डिंग से थक गई है। उसने पूछा कि क्या वो अपने सिस्टम से कुछ नया नहीं ला सकता। लैंग खाने की कटोरी लेकर कमरे में आया। उसने एलिजाबेथ से कहा कि सिस्टम तो बहुत पहले गायब हो चुका है, ये असंभव है। उसने कहा कि चलो, खाना तैयार है। एलिजाबेथ उठी और बोली कि उसे एक पल दो। उसने हवा में अपनी उंगली हिलाई और एक जादू मंत्र बोला। उसके पीठ पर 2 पंख उभरे, लेकिन वो पहले की तरह बड़े नहीं थे जब वो पूरी डीमन क्वीन थी। एलिजाबेथ उन छोटे पंखों से धीरे धीरे उड़कर रसोई की ओर गई। उसने लैंग से पूछा कि इन चिप्स में क्या जहर है जो वो उसे खिला रहा है, क्योंकि जितना वो खाती है उतनी ही आलसी होती जा रही है। एलिजाबेथ गुस्सा थी। उसे लगा कि लैंग स्वादिष्ट खाने के बहाने उसे धीमा जहर देकर पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत कपटी है। लैंग ने कहा कि ये चिप्स में बहुत सारी कैलोरीज होती है, ज्यादा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं। एलिजाबेथ मोटा शब्द सुनकर हैरान रह गई। जब उसने अपने शरीर को देखा तो वाकई उसका बहुत सारा वजन बढ़ गया था। उसने अपने पेट को छूने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत नरम और लचीला था। एलिजाबेथ ने अपनी उंगली से एक चटक दी और अपने गहरे समुद्री जादू यानी डीप सी मैजिक का इस्तेमाल किया।
उसने नकारात्मक गुण बदलने वाला जादू इस्तेमाल किया और ये जादू उसे फिर से पतली और आकर्षक डीमन क्वीन में बदल देता है। एलिजाबेथ ने सोचा कि लैंग ने उसे ये सब खिलाकर कमजोर करने की कोशिश की। एलिजाबेथ ने लैंग से माफी मांगी क्योंकि उसके शरीर में जमा सारा मोटापा जादू की ताकत में बदल गया था। दूसरी ओर मासूम लैंग ये देखकर हैरान था कि जादू को इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एलिजाबेथ हंसी क्योंकि लैंग की एक और चाल नाकाम हो गई थी। उसने पूछा कि उसे कैसा लग रहा है, क्या वो बहुत निराश है? लैंग हंसा और उसकी हर बात से सहमत हो गया। उसने कहा कि जो भी एलिजाबेथ कहे वही सही है और उसे खाना खाने को कहा। एलिजाबेथ के मुंह में उस खाने को देखकर पानी आ गया जो उसके सामने रखा था। उसने कहा कि आज का खाना उसके स्वाद के लिए एकदम सही है, इसलिए वो रुकने वाली नहीं है। एलिजाबेथ पतली हो गई थी, लेकिन उसकी आदतें अभी भी मोटे इंसान जैसी थीं। वो जानवर की तरह खा रही थी। लैंग ने उसे रुकने और धीरे खाने को कहा, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। उसने कहा कि अगर ये कम पड़े तो वो और बना देगा, उसे ज्यादा खाने में कोई दिक्कत नहीं है। एलिजाबेथ 1 सेकंड के लिए रुकी और लैंग को देखा। उसने सोचा कि लैंग का ये कहने का मतलब क्या है। क्या वो कह रहा है कि एलिजाबेथ अभी भी बहुत कमजोर है और उसे मारने से पहले वो उसे और मोटा करना चाहता है? ये सोचकर एलिजाबेथ और गुस्सा हो गई। लैंग ने कहा कि मिठाई के लिए वो अभी लाऊंगा। एलिजाबेथ सोच रही थी कि क्या लैंग सचमुच उसे सुअर की तरह मान रहा है। पिछले 1 साल में उसने 10 से ज्यादा बार अपनी ताकत बढ़ाई थी। अब उसे लग रहा था कि वो लैंग को चुनौती दे सकती है। वो उससे निर्णायक लड़ाई के लिए कहने वाली थी, लेकिन तभी लैंग ने फ्रिज से एलिजाबेथ की पसंदीदा पुडिंग निकाली। एलिजाबेथ का गुस्सा तुरंत खुशी में बदल गया। वो अपनी सीट से खुशी में उछल पड़ी और लैंग से पुडिंग देने को कहा। लैंग ने सोचा कि सौभाग्य से ये डीमन क्वीन इतनी मुश्किल नहीं है। सही खाना उसे आसानी से शांत कर सकता है। दूसरी ओर न्यूबी विलेज से मीलों दूर एक बूढ़ा आदमी भाग रहा था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक हरे बाल वाली लड़की भी भाग रही थी। कुछ भूत जैसे प्राणी जो क्लिक क्लिक की आवाज कर रहे थे उनके पीछे पड़े थे। एक भूत ने पीछे से हमला करने के लिए छलांग लगाई। उस भूत के डरावने नाखून थे और उसने उनके साथ हवा में जगह को चीर दिया। उसने स्पेशियल टेयरिंग मैजिक का इस्तेमाल किया ताकि दोनों पर हमला कर सके। जब बूढ़े आदमी ने यह देखा तो वो और तेज भागा ताकि उससे बच सके। लेकिन जैसे ही वो उसकी रेंज से बाहर होने वाला था, भूत ने अपनी बाह को स्पेस में खींचा, जिससे उसका हमला और तेज हो गया और तुरंत बूढ़े आदमी तक पहुंच गया। लेकिन ये कोई नुकसान पहुंचाने वाला हमला नहीं था, बल्कि ये एक जाल था जिसे नाखूनों का पिंजरा यानी नेल केज कहा जाता है, ताकि बूढ़े आदमी और लड़की को उसमें फंसाया जा सके। योद्धा, जिसे ईवो के नाम से जाना जाता था, और उसकी गोरे बालों वाली बेटी दोनों हत्यारों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार खड़े थे, जो उनकी जान लेने आए थे। हत्यारों का निशाना ईवो और उसकी बेटी दोनों थे। ईवो ने अपनी बेटी को चेतावनी दी कि वो दूरी बनाए रखे और उसके पीछे रहे, जबकि वो लड़ाई की मुद्रा में आ गया और अपनी बड़ी तलवार तैयार की। युवा लड़की ने विरोध किया और कहा कि वो अपने पिता को अकेले हत्यारों का सामना करने के लिए नहीं छोड़ सकती। ईवो ने धीरे से कहा कि उसने उसकी मां से गंभीर वादा किया था कि वो अपनी बेटी की रक्षा हर कीमत पर करेगा, भले ही उसे अपनी जान देनी पड़े। ये वचन उसकी बेटी को किसी भी खतरे से बचाने के लिए था। हालांकि उसे अपनी बेटी को इतने बड़े खतरे में डालना बहुत दुखदायी था। वो जानता था कि ये जीवित रहने का उनका एकमात्र मौका था। उसी पल हत्यारों ने भूतों जैसी आग की भयंकर लहर छोड़ी, जिसका मकसद ईवो और उसकी बेटी को वहीं नष्ट करना था। ईवो जानता था कि अगर उसने इस हमले को नहीं रोका तो ये आसपास की हर चीज को तबाह कर देगा। उसने अपनी बड़ी तलवार को मजबूती से पकड़ा और अपनी सबसे ताकतवर चाल, जिसे वेरोसा स्लैश कहते थे, करने की तैयारी की। ईवो ने अपनी सारी ताकत उस तलवार के झटके में डाल दी जो जलती हुई आग की ओर गया। भूतों जैसी लपटें उस तेज तलवार के सामने टूट गईं और जल्द ही बुझ गईं। ईवो का हमला जारी रहा और उसने एक हत्यारे को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया, लेकिन दूसरा हत्यारा अपने मरे हुए साथी का शरीर और उसकी ताकत हथियाने में कामयाब रहा, इससे पहले कि टुकड़े जमीन पर गिरें। इस भ्रष्टाचार और बढ़ी हुई ताकत के कारण बचा हुआ हत्यारा एक भयानक 2 सिर वाले प्राणी में बदल गया, जिसके चारों ओर गंदी बैंगनी नीली आग थी। गोरे बालों वाली लड़की ने सहज रूप से अपना धनुष पीछे खींचा जैसे ही उसने उस डरावने प्राणी को देखा जिसका सामना अब उसके पिता को करना था। उसने एक जादुई तीर छोड़ा जो जादू करने की ताकत से चमक रहा था, सीधे उस राक्षस के दिल में। लेकिन राक्षस ने उस जादुई तीर को बिना किसी असर के सोख लिया। ईवो और उसकी बेटी ने अगले दौर की लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया, ये तय करते हुए कि अगर जरूरी हुआ तो वे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वो राक्षस उनके ऊपर छाया हुआ था, जैसे किसी बुरे सपने से निकला हो, और उसका इरादा हत्या करने का था। अनुभवी योद्धा ईवो ने अपनी बेटी नेविल से सुरक्षित जगह पर भागने की विनती की, क्योंकि डार्क गिल्ड की प्रेरित इतने ताकतवर थे कि उनमें से कोई भी अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकता था।
उसने चेतावनी दी कि नेविल की कोई भी ताकत इन चालाक दुश्मनों के खिलाफ काम नहीं करेगी, क्योंकि वे सभी के प्रति प्रतिरोधी थे। लेकिन इससे पहले कि नेविल कोई आपत्ति जता पाती, एक प्रेरित ने अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी, जिससे भूकंपीय झटके पैदा हुए और उनके नीचे की जमीन फट गई। प्रेरितों ने इस टक्कर की ताकत का इस्तेमाल करके ईवो की ओर तेजी से बढ़े और एक जोरदार प्रहार किया, जिसने योद्धा को युद्ध के मैदान में उड़ा दिया। वो एक चट्टान से टकराकर पूरी तरह बेहोश हो गया और उसके मुंह से खून टपकने लगा। नेविल ने पापा चिल्लाया, लेकिन ईवो ने कोई जवाब नहीं दिया। ईवो ने अपनी बेटी को समझाया था कि वो उसे छोड़कर अपनी जान बचाए, जबकि अभी मौका है। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल था और उसकी बड़ी तलवार टूट चुकी थी, लेकिन प्रेरितों ने समय बर्बाद नहीं किया और जल्द ही एक होकर एक भयानक मिश्रित राक्षस बन गए, जिसके 3 घूंघट वाले चेहरों के ऊपर नीली आभा थी। ये राक्षस नेविल और उसके पिता से कहीं लंबा था और इसके नाखूनों वाले हाथ ज्वलनशील ताकत छोड़ सकते थे। नेविल ने सदमे में देखा जब बेहोश ईवो उस डरावने राक्षस के सामने असहाय पड़ा था। उसे एहसास हुआ कि उनके पास आखिरी मिनट बचे हैं, लेकिन अचानक उसे एक आखिरी हताशा कदम का विचार आया। नेविल ने राक्षस से विनती की कि अगर वे उसके पिता की जान बख्श दें तो वो खुशी खुशी उनके साथ चली जाएगी। राक्षस के मुखौटे उसकी पेशकश पर विचार करते हुए दिखे। डार्क गिल्ड के प्रेरित अपने बदसूरत संयुक्त शरीर के अंदर आपस में बुदबुदा रहे थे। नेविल ने सांस रोके इंतजार किया, उम्मीद करते हुए कि वो उसकी कुर्बानी को स्वीकार करेंगे और ईवो की जान बचा लेंगे। अब उसके पास केवल खुद को कुर्बान करने और चमत्कार की प्रार्थना करने का विकल्प बचा था, क्योंकि वो अपने प्यारे पिता की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन प्रेरितों ने नेविल और उसके पिता पर खतरनाक ढंग से चिल्लाया, ये साफ करते हुए कि उनका इरादा दोनों को मारने का है। नेविल का दिल लगभग रुक गया जब उसने उनकी भयानक चीखें सुनी और उसने ये स्वीकार कर लिया कि यह सब कुछ का अंत है। राक्षस आखिरी प्रहार करने के लिए मोड़ा ही था, अचानक एक बड़ी ताकत ने राक्षस को जमीन पर पटक दिया, जिससे आसपास का इलाका जोर से हिलने लगा। नेविल उस तेज हवा के झोंके से पीछे गिर पड़ी जो इस हमले से पैदा हुई थी। जब नेविल होश संभाला तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसके सामने एक विशाल ऊनी मैमथ खड़ा था। उसने देखा कि इस मैमथ ने डार्क गिल्ड के प्रेरितों को पूरी तरह विनाशकारी ढंग से खत्म कर दिया था। नेविल समझ नहीं पा रही थी कि इस अप्रत्याशित घटना से उसे राहत महसूस हो रही है या डर। जब उसने और ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि मैमथ के ऊपर एक छोटा सा घर था, और जब वो और करीब से देखने लगी तो उसने एक अमर मेंढक को देखा जो एक चोगा पहने हुए और हाथ में जादू की छड़ी लिए था। वह मेंढक पूरे समय मैमथ को चला रहा था। मेंढक की टड़ की आवाज ने संकेत दिया कि खतरा खत्म हो चुका है। उसने अपने साथी यात्रियों से पूछा कि इन असहाय इंसानों से कैसे संपर्क करना चाहिए। मेंढक के सिर पर एक और छोटा घर था और उस घर में एक रोबोट कुत्ता था जिसका नाम वांग काई था। वांग काई ने मेंढक को भरोसा दिलाया कि ये इंसान उनका कोई नुकसान नहीं करना चाहते और उन्हें मदद की जरूरत है। जब नेविल ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं तो वह एक पूरी तरह अनजान जगह पर थी। वह चारों ओर अत्याधुनिक तकनीक से घिरी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ लाया गया है। नेविल घबराहट में थी, क्योंकि वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसका पिता कहाँ हो सकता है। आखिरी बार जब उसने उसे देखा था वह बुरी तरह घायल और बेहोश था। अगर ईवो को समय पर इलाज नहीं मिला तो वह अपने जख्मों से मर सकता था। नेविल उलझन और परेशानी में मदद के लिए जोर से चिल्लाई। उसे उम्मीद थी कि जिसने उसे प्रेतों से बचाया वह उसके घायल पिता पर भी दया करेगा। यह उसके लिए जीवन मृत्यु का सवाल था, और अगर वह इस अजीब दुनिया से जिंदा नहीं निकला तो नेविल पूरी तरह अकेली रह जाएगी। नेविल ने जल्दबाजी में अपने पिता को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने उसका नाम पुकारा, ईवो अचानक जादुई ढंग से पूरी तरह ठीक होकर सामने आ गया। वह पहले जैसा मजबूत और स्वस्थ दिख रहा था, धूप में मुस्कुराते और अपनी ताकत दिखाते हुए। इस अप्रत्याशित घटना ने नेविल को उलझन में डाल दिया। आखिरी बार जब उसने उसे देखा था, ईवो खून से लथपथ था और अपने जख्मों से बेहोश होने की कगार पर था। ऐसा क्या हुआ कि उसके सेहत में इतना बड़ा बदलाव आ गया? ईवो पास ही लैंग और डीमन क्वीन से बात कर रहा था। लैंग ने ईवो के शानदार शरीर की तारीफ की और उसकी उम्र बढ़ने के बावजूद फिट रहने की दृढ़ता की प्रशंसा की। ईवो ने जोर देकर कहा कि एक योद्धा को लड़ाई में सफल होने के लिए शारीरिक रूप से तैयार रहना जरूरी है। उसे इस नई दुनिया के योद्धाओं की संस्कृति पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह उसके लिए बहुत अलग थी। उसी पल रोबोट कुत्ता वांग काई लैंग के पास दौड़ा, अपने मालिक का ध्यान पाने की कोशिश में। लेकिन इस अचानक हलचल ने डीमन क्वीन को परेशान कर दिया, जो पहले के झगड़ों की वजह से वांग काई से नाराज थी। उसने गुस्से में वांग काई को लात मारकर दूर किया और चिल्लाकर पूछा कि उसने इन अजनबियों को उनके घर में क्यों घुसने दिया। वांग काई डर के मारे सहम गया और डीमन क्वीन की डरावनी शक्ल देखकर सिसकने लगा। वांग काई ने समझाने की कोशिश की कि ये इंसान तुरंत खतरे में थे और वह केवल उन पर दया करना चाहता था।
लेकिन डीमन क्वीन इस बात को बिल्कुल नहीं मान रही थी। वह बेचारे कुत्ते को डांटती रही जो सिर्फ दया मांगते हुए सिसक रहा था। लैंग ईवो के मजबूत शरीर को देखकर इतना हैरान था कि वह उस योद्धा के बाइसेप्स को छूने और उसके सुगठित शरीर की तारीफ करने के लिए बेताब था। ईवो का अहंकार इस ध्यान से और बढ़ गया और उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए कई मुद्राएं दिखाने की पेशकश की। इसके बाद ईवो ने अपनी सबसे ताकतवर चाल अल्टीमेट 100% बैटल सोल बर्निंग मोड शुरू किया। उसके कपड़े फटने लगे और उसकी मांसपेशियां पूरी तरह उभर आईं, जैसे जूडो मास्टर राशि की तरह। लैंग की आंखें तारों की तरह चमक उठीं जब उसने इस बुजुर्ग योद्धा के शानदार बदलाव को देखा। वह उत्साह से ईवो के लिए ताली बजाने लगा क्योंकि वह बॉडी बिल्डरों जैसे कई तरह के पोज दे रहा था। इस दौरान नेविल यह सब कुछ उलझन भरे चेहरे के साथ देख रही थी। वह सोच रही थी कि ये अजीब लोग कौन हैं और उसका पहले बुरी तरह घायल पिता अचानक इनके लिए प्रदर्शन क्यों कर रहा है। यह स्थिति पूरी तरह अजीब और शर्मनाक थी। जब ईवो को आखिरकार अपनी बेटी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने कहा कि वह बस अपने बचाने वालों को खुश करने और उनकी जान बचाने के लिए आभार दिखाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि ईवो कुछ और कह पाता, डीमन क्वीन ईवो और उसकी बेटी के बीच में आ गई। उसने साफ साफ कहा कि चूंकि दोनों अब ठीक हैं, उन्हें जल्दी से यहां से चले जाना चाहिए। डीमन क्वीन के लहजे में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। नेविल इस दबंग और रहस्यमयी शख्सियत के सामने डर से पीछे हट गई। डीमन क्वीन ने नेविल से सीधे कहा कि उसने पहले ही लैंग पर अपनी हुकूमत जमा ली है। उसने अपनी बड़ी छाती को नेविल के कवच वाले आमने सामने की तरफ धकेलकर अपनी श्रेष्ठता दिखाई। नेविल डर से और पीछे हट गई क्योंकि उसने इस आकर्षक लेकिन आक्रामक शख्सियत के शत्रुतापूर्ण व्यवहार को देखा। उसने कहा कि वह यहां पहले से थी, इससे पहले कि नेविल आई। लेकिन लैंग ने जल्दी से बीच में आकर डीमन क्वीन के कंधे को छुआ और उसे और शालीन व्यवहार करने को कहा। उसने कहा कि उनके यहां मेहमान आना असामान्य है, इसलिए घर के अंदर चाय पीते हुए शालीन बातचीत करना उचित होगा। हालांकि डीमन क्वीन नेविल की ओर गुस्से से नजरें दिखाती रही, लेकिन आखिरकार वह मान गई। अंदर लैंग ने साधारण मेहमान नवाजी के लिए माफी मांगी और चाय दी। उसने कहा कि यह एकांत घर में ज्यादा कुछ नहीं है। उसने यात्रियों से दी गई चीजों का आनंद लेने को कहा। नेविल ने पूछा कि क्या इस चाय में कोई चमत्कारी इलाज का अमृत है जिसने उसके पिता के जख्मों को ठीक किया। लैंग ये सुनकर हंस पड़ा क्योंकि वो जानता था कि ये बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। चाय में अपने आप में कोई खास गुण नहीं थे। फिर भी नाराज डीमन क्वीन ने बुदबुदाते हुए कहा कि वोंग काई ने ऐसे कमजोर इंसानों को उनके इलाके में क्यों घुसने दिया। क्या वो उन पर कोई बीमार प्रयोग करना चाहता था? क्या वो ये कहना चाहता था कि वो अकेले उसे खुश नहीं कर सकती? इसके बाद ईवो ने अपनी धुंधली यादों के बारे में बताना शुरू किया कि प्रेरितों से लड़ते समय बेहोश होने के बाद क्या हुआ। वोंग काई ने लैंग को उनके घायल रूप दिखाए थे और लैंग ने बस ईवो के मुंह में पानी डाला था। इस अनुभवी योद्धा को तुरंत पूरी तरह ठीक और ताकतवर बना दिया गया। ईवो ने लैंग को अपनी जान बचाने का श्रेय दिया। उसका मानना था कि अगर लैंग ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वो मर जाता और उसकी बेटी बिना माता पिता के रह जाती। लैंग ने विनम्रता से जवाब दिया कि उसने वही किया जो कोई और करता। लेकिन नेविल और ईवो लैंग की उस अनजान ताकत से हैरान थे जिसने सिर्फ पानी के एक घूंट से ईवो को मौत के कगार से वापस ला दिया। कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं थी और उसे बस चाय पी लेनी चाहिए। नेविल और ईवो दोनों ने एक साथ चाय की घूंट ली और उनकी आंखें फैल गईं क्योंकि एक चमकदार ऊर्जा उनके पूरे शरीर में फैल गई। नेविल और ईवो खुशी से भर गए और वो आकाशीय माहौल का आनंद लेने और धूप में नहाने के लिए घास के ढेर में घिर पड़े। वे निर्वाण की स्थिति में थे और अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहे थे। चाय पीने के बाद उन्होंने कभी ऐसा स्वादिष्ट स्वाद नहीं चखा था। उन्होंने चाय पीने से अपनी जादू की क्षमताओं में चमत्कारी सुधार भी देखा। नेविल 1 सितारा मैच से 1 सितारा आर्क मैच बन गई, जबकि ईवो 3 सितारा आर्क मैच से 4 सितारा आर्क मैच बन गया। यहां तक कि नेविल की मां जो आखिरकार होश में आईं, उसके कानों पर बाल उगाए, जो उसकी नई खोजी गई ताकत का सबूत था। ऐसे अमृत पीने के बाद बाहरी दुनिया की समस्याएं नेविल और ईवो के लिए बहुत छोटी लग रही थीं जब वे वर्तमान में लौटे। जब लैंग ने देखा कि उनके कप खाली हैं तो उसने उन्हें और चाय देने की पेशकश की, लेकिन ईवो ने सम्मान से मना कर दिया। अनुभवी योद्धा का मानना था कि लैंग ने पहले ही भगवान जैसे आदमी की तरह जबरदस्त दया दिखाई है। गर्वीले योद्धा ईवो के लिए इतनी अनंत ताकत वाले किसी से इतनी मेहमान नवाजी स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उसने स्वीकार किया कि वो लैंग की उदारता को मुश्किल से सहन कर सकता है। लेकिन लैंग ईवो की परेशानी से बेफिक्र लग रहा था और उसने समझाया कि वो जरूरतमंद साथी यात्रियों की मदद करने में खुश है, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। डीमन क्वीन की लगातार शंका के बावजूद लैंग और वोंग काई ने उनसे दोस्ताना व्यवहार किया था। नेविल और ईवो दोनों को उम्मीद थी कि अगर कभी उनकी जिंदगियां फिर से मिलीं तो वो इस दया का बदला दे सकेंगे। उन्होंने इस अजीब नई जगह से जाने की तैयारी की, लैंग की दया से मजबूत और प्रबुद्धित महसूस करते हुए। चाय की गर्मी उनमें बनी रही
उम्मीद की एक चिंगारी जलाते हुए। चूंकि डीमन क्वीन एलिजाबेथ ने घर की हर चीज पर कब्जा कर लिया था, लैंग के पास बेहतर पेय या नाश्ता देने के लिए कुछ बचा नहीं था। उसे इस बात का गहरा अफसोस था, क्योंकि वो उसे गुस्सा नहीं करना चाहता था। वो कुछ भी वापस लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एलिजाबेथ ने इस बात पर जोर दिया कि सब कुछ उसका है और उन्हें किसी चीज को छूना नहीं चाहिए। उसने हर चीज पर अपना अधिकार जताया। लैंग ने फिर से अफसोस जताया और कहा कि वो एलिजाबेथ की शांति को सफल आयोजन से ज्यादा महत्व देता है। लैंग ने फिर यात्रियों से पूछा कि उन्हें हमला होने की वजह क्या थी। विषय बदलते ही ईवो ने बताया कि इसका कारण ये था कि नेविल के नसों में एल्विन यानी एल्फ खून दौड़ता है। एल्फ संस्कृति में विभिन्न प्रजातियों के बीच विवाह सख्ती से मना है, लेकिन उसकी मां एक एल्फ संत थी और उसने ईवो से प्यार करने के बाद नेविल को जन्म दिया था। लैंग को पता था कि नेविल की मिश्रित विरासत की वजह से वो एल्फ परंपराओं के खिलाफ बाकी मानी जाती थी और इसलिए निशाना थी। एलिजाबेथ ने लापरवाही से टिप्पणी की कि जब वो दुनिया की एकमात्र शासिका बन जाएगी तो इस तरह का भेदभाव करने वाली रीति रिवाज विनाशकारी ढंग से खत्म हो जाएंगे। ईवो ने आगे बताया कि अपनी पत्नी के पवित्र एल्फ भूमि पर लौटने के बाद वो नेविल के साथ छिपकर रहने लगा था, लेकिन एल्फों को अंततः उनकी मौजूदगी का पता चल गया और उन्होंने उन्हें छिपने की जगह से पकड़ने के लिए जासूस भेजे। ईवो की पत्नी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर एल्फों को उनकी जान बख्शने के लिए मनाया था। इस बार डीमन रेल्म के अंधकार मैजिशियन ताकत जो अपनी गिल्ड की ओर से काम कर रही थी, उनके पीछे पड़ी थी। जब डीमन वर्ल्ड का जिक्र हुआ, लैंग ने एलिजाबेथ की ओर देखा और पूछा कि क्या इसका उससे कोई संबंध हो सकता है। इस विचार की डीमन क्वीन का ऐसे नीच प्राणियों से कोई रिश्ता हो सकता है उसे तिरस्कार से भर दिया। डीमन क्वीन लैंग के इस इशारे पर गुस्से में आ गई और पूछा कि उसका मतलब क्या है। लैंग ने जल्दी से अपनी बात वापस ली और अपनी लापरवाही भरी टिप्पणी के लिए माफी मांगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाई बटन दबाना मत भूलियो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और भी वीडियो लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।